हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 के पेपर में जो ऑनलाइन पेपर हुए उनकी सीडीपी के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सबको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। रोजाना 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप एंड तक बने रहें कि आपके सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से काम आने वाले हैं। हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। बचपन से लेके वयस्कता तक का, तो ये तो बचपन में आ जाएगा, प्रारंभिक बाल्यकाल भी, बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें किशोर अवस्था है जो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले, तो वीडियो को एंड तक बने रहना है आपको। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल की उपयोग की आवश्यकता होगी। स्थूल गामक, एक तो सूक्ष्म गामक कौशल, मतलब जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो, स्थूल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो। ब्रूस से पेपर पर पेंटिंग करना, तो इसमें छोटी अंगुलियों का भी प्रयोग होगा, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। पेपर के टुकड़ों को काटने में भी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। सुई में धागा बोने में भी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। तो चलना और दौड़ने में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा, स्थूल गामक कौशल का प्रयोग होगा। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चनों के ऑप्शन को काटना सीखना है। आगे देखते हैं, समझ बनानी है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है। सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की प्रथम संस्था, स्कूल, देखो, परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो सबसे पहले सामाजिकरण की प्रथम संस्था, प्रथम पाठशाला, कुछ भी कहो तो वो परिवार होता है सामाजिकरण की प्रथम संस्था। और सेकेंडरी पूछे तो स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सेकेंडरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाती है। ये सोच क्या कहलाती है, ये पियाजे के अनुसार। जीववाद सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीयकरण, वर्गीकरण। तो ये जीववाद की सोच है जिसमें सभी चीजों में जीव सजीव मानते हैं छोटे बच्चे। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये तर्क और अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने में हमें दो तीन बातों की ध्यान रखनी है। पहला, अभिकथन को देखो सही है या नहीं है। सही है तो इसे राइट लगा लो। और फिर कारण को देखो, कारण सही है या गलत है। कारण भी सही है तो अब इनको देखो, इन दोनों में कोई संबंध है या ये अलग ही कोई रामायण कथन। कारण अलग ही बता रहा है और अभिकथन अलग ही बता रहा है, तो इनका अलग अलग बता रहा है, तो इनका ब्रेकअप कर दो। और अगर सही है तो इनका कैचअप कर दो। तो अब देखते हैं पहला। रिया 4 वर्ष की रिया है। लंबे और चौड़े दो बर्तनों में एक ही समय एक साथ पानी में समान मात्रा में पानी डालती है। ठीक है, बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है, कि ध्यान नहीं रख पाती है, पानी डालती है। तब उसे पता नहीं चलता है कि कौन वो पतले वाले बर्तन में, लंबे बर्तन में पानी कम समझेगी, ज़्यादा समझेगी, और चौड़े बर्तन में कम समझेगी। यही ये कहना चाह रहा है, तो ये ट्रू है, सही है। जिन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये लंबाई और चौड़ाई में सही एक ही फैक्टर पर ध्यान रख पाते हैं, तो ये पूर्व संक्रियात्मक चरण में होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये इसके संबंध में सही है। तो इसका मतलब ये दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संकेत व अन्य तरीके द्वारा बच्चों की जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। संकेत देंगे, अन्य तरीके, कोई भी थोड़ी टेम्परेरी हेल्प देते हैं, तो बच्चों की ये मदद करना किसका उदाहरण है। पहाड़, स्कैफोल्डिंग, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व का। तो ये पहाड़, मचान, ये वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की ने ही दिया सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि टेम्परेरी हेल्प देना पहाड़ या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो संकेतों से अन्य तरीके से बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या मचान कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम की साथ साथ ग्रुप में लर्निंग करें, क्रिया प्रस्तुत अधिगम, रटंत अधिगम, रटवा के निष्क्रिय अधिगम, लेक्चर देरवा के बच्चा निष्क्रिय हो। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सहयोग से अधिगम सक्रिय, जिसमें बच्चा सक्रिय हो, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? अपना व्यवहार के परिणाम बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, ये तो पियाजे का है। पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, पश्चिम परंपरागत चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? परीक्षा केंद्रित होती है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है? परीक्षा केंद्रित उसमें परीक्षा के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित उसमें पाठ्य पुस्तक में जो भी मैटर है उसे ही रटवाया जा रहा है। शिक्षक केंद्रित शिक्षक लेक्चर दे रहा है और बच्चे निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं। या विद्यार्थी केंद्रित जिसमें विद्यार्थी क्रियाएं कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखते हैं रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब परामर्श देती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? इन्होंने बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, इनमें से कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि? तो भाषाई बुद्धि में वक्ता होगा अलग अलग, परामर्शदाता में इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है। तो उसके पास पारस्परिक व अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए, जिससे वो दूसरों के मन के विचार जान सके। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में स्वयं के मन के विचार जान सकता है, जैसे साधु संत आदि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जैसे मान लो आप एक शिक्षक हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हो, तो बच्चों को बातचीत करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करोगे और किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है 2020 में। केवल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करोगे, केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करोगे, केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करोगे, या बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करोगे? तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, बच्चों की मातृभाषा में संप्रेषण करेंगे। बहुत ही बच्चों की मातृभाषा में संप्रेषण करना शिक्षा नीति में कहा गया है और करना भी चाहिए, जिससे बच्चों को अधिक समझ सके और संप्रेषण आसानी से हो सके। 12 नंबर क्वेश्चन है 5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल खेलना है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समरूपता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो ये आप सभी को पता है, लिंग रूढ़िवादिता को दिखाता है कि लड़के फुटबॉल से खेलते हैं और लड़कियां गुड़िया से खेलते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, उनके लेबलिंग लगाना और वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुशासित करेगा, या बच्चों के समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा? सभी बच्चों को अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों को आत्मसम्मान और प्रदर्शन का पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो देखते हैं अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में बढ़ावा देगा और सुशासित करेगा। बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांट दोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं बच्चों में समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा। हाँ, ये हो सकता है। इससे बेटर कोई ऑप्शन हो तो देखते हैं। सभी बच्चों को अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। ये कोई सकारात्मक रणनीति नहीं है लेबलिंग करना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? आप इनमें से ऑप्शनों में से बताना है क्या मायना है, किसके लिए होता है? विद्यार्थियों को एक दूसरे की तुलना करने के लिए, तो तुलना करने के लिए मूल्यांकन नहीं होता है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आंकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए।
हाँ, सीसीई में सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। स्कूली गतिविधियों में केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, तो ये परीक्षा आधारित हो जाएगा। सतत और समग्र मूल्यांकन नहीं होगा। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने का मूल्यांकन, तो ये योगात्मक आंकलन हो जाएगा और ये सबसे बेटर ऑप्शन है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आंकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। जांच करने वाले, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन वर्ष के एंड में होता है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जांच करते हैं, तो ये रचनात्मक आंकलन होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों के विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, बिल्कुल ये तो है ही। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो ये तो अलग अलग भेदभाव की बात हो जाएगी। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना, उनका पृथक्करण करना, मतलब अलग तो करना ही नहीं है। समावेशी कक्षा में खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं करना। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, अनदेखा तो बिल्कुल करना नहीं है, सम्मान करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, तो प्रत्यक्ष निर्देश देना चाहिए। विद्यार्थियों की स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, मतलब दिखता कम है, या नहीं दिखता होगा, कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दिखने वाले पर ध्यान देंगे तो बच्चे को तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, तो और दिखने वाले को क्या करोगे? तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। कई प्रकार के स्पर्शीय हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना, हाँ, स्पर्श करके हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखाएंगे, मूक दिखाएंगे तो वैसे भी नहीं दिखता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, चित्र देखेगा कैसे? तो 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कई प्रकार के स्पर्शीय और हस्तकौशल का उपयोग करना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वालीनता का, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार का, पठन वैफल्य का, गुणज वैफल्य का। तो इसमें गुणज वैफल्य में गणित कैलकुलेशन नहीं होती है, पठन में पढ़ने में दिक्कत होती है, और अवधान न्यूनता अति सक्रियता में इसमें ध्यान नहीं हो पाता सही से, और स्वालीनता में अंत्यक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती का विशिष्ट अभिलक्षण है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी आपको लॉजिक लगा के भी आंसर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे ही शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं, शिक्षक है बच्चों को चिकनी मिट्टी देती है, उनके मन में जो आता है वह बनाए, जिसके मन में जो आ रहा है वो उस चिकनी मिट्टी से बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश खाली जगह को बढ़ावा देना चाहती है। किसको बढ़ावा देना चाहिए? रटने को, असहयोग को, जो एक दूसरे को सहयोग नहीं करे, अनुशासनहीनता को, जो मिट्टी से खेले अनुशासनहीनता करे, वो या सृजनात्मकता हो, तो वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है, क्रिएटिव। कुछ लोग कुछ बनाएंगे, कुछ सांप बनाएंगे मिट्टी से, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ कोई नई चीज़ बनाएगा, तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन में किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए विकास पर? शारीरिक कौशल के विकास पर, बिल्कुल। सामाजिक कौशल पे विकास पे भी ध्यान करना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिए, और संवेगात्मक कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमूर्त तर्क पर नहीं, मूर्त तर्क पर ध्यान देना चाहिए, तो अमूर्त है, इसका मतलब 5वां ऑप्शन गलत है। तो 1, 2 और 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सिखाना
अर्थपूर्ण कैसे सिखाएगी? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार वेदन और अभ्यास से होता है। अभ्यास और वेदन करवाना गलत चीज़ है। इनाम व सजा देना भी गलत है। अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया अर्थपूर्ण सिखाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन। शिक्षिका एक बच्ची को एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। वह एक बच्ची है जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है, के साथ मिलकर काम करती है और इसे इशारे देती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इशारे देती है। तो पहाड़ देना, स्कॉप फोल्डिंग, शिक्षक केंद्रित शिक्षण शास्त्र है, या अनुरक्षण पूर्व अभ्यास है, प्रत्यक्ष निर्देशन है, प्रत्यक्ष निर्देश दे रही है कि ऐसा करना ऐसा करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्यक्ष निर्देश, अनुरक्षण पूर्वाभास भी नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी नहीं है। तो ये पहाड़ दे रही है, मतलब इसका फोल्डिंग टेम्परेरी मदद दे रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभिकथन और तर्क का फिर से क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, सीडीपी में, मैथ में और हिंदी में भी। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तो ये तो सही है, अच्छी बात है। तर्क क्या दे रखा है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भी सही है। और इन्होंने आसपास के पर्यावरण सामाजिक संदर्भ से, सांस्कृतिक संदर्भ से ही लिया है। तो ये दोनों ही भी एक दूसरे से संबंधित है। आर भी एक ही व्याख्या कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, कैचअप हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? कौन सी चीज बाधा उत्पन्न करेगी? समस्या को सही से पहचानोगे तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, परिभाषित करेंगे तो भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचना, मिलती जुलती सोचेंगे तो उससे लॉजिक मिलेगा, तो ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके स्थिर रखना, पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी ही वस्तुओं का इस्तेमाल करोगे तो वो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती व त्रुटि शिक्षक व विद्यार्थी की असफलता को दर्शाती है। तो ये गलती त्रुटि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की असफलता को नहीं दर्शाती है, तो ये भी गलत है। और रीजन देखते हैं, बच्चों को खुद के सोचने की क्षमता नहीं होती, उन्हें सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना पड़ता है। तो ये दोनों ही गलत है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? भाव, स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। भय भी एक भाव है, प्यार भी एक भाव है, क्रोध भी एक भाव है, स्मृति भाव नहीं है। तो हमें नहीं पूछा था। मेमोरी कोई भाव नहीं है, तो नहीं पूछा था, तो नहीं स्मृति है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनवरी 2024 के सीटेट में देखने को मिलेंगे। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करें, अवांछित व्यवहार को दंडित करें, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें, बच्चों को सीखने के आनंद में की अनुभूति को प्रोत्साहित करें। हर प्रयास पे प्रशंसा करेगी तो उन्हें अच्छा, बार बार प्रशंसा करना भी आंतरिक प्रेरणा को कम करता है। और अवांछित व्यवहार को दंडित करने से भी आंतरिक प्रेरणा हतोत्साहित होती है। विद्यार्थी की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे तो भी हतोत्साहित होगी। बच्चों के सीखने के आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करेगी तो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिलेगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश डैश को प्रभावित नहीं करता है। समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, अधिगम में बाधा डालता है, अधिगम से संबंधित नहीं है, अधिगम को सुसाधित करता है। तो अधिगम को प्रभावित तो बिल्कुल करता है, नहीं करता ये ऑप्शन गलत है। बाधा डालता है, संबंधित नहीं है, तो अधिगम को सुसाधित करता है, समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? रूही ने अपने मन में सोचा, माना कि मैंने कम पढ़ाई की, इस वजह से
ठीक नंबर नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन वो विज्ञान में अच्छे नंबर ला सकती है। जैसे आप सोच रहे हो कि हम सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं और पिछली बार हमने कम पढ़ाई की या आपने दिया हो या नहीं दिया, कम नंबर आए, उससे अच्छे लाने। तो आपको खुद को ये महसूस हुआ ये क्या है, पर्यावरणीय कारक है, योग्यता की कमी है, या कोशिश की कमी है, या कठिन भाग्य है। आप ऐसे करो, पर्यावरणीय कारक ऐसे ही है इसलिए कम नंबर आए, या मुझ में योग्यता नहीं है इस वजह से कम आए, या कोशिश की कमी है इस वजह से, या भाग्य ही ऐसा ही है इसी वजह से। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोशिश की कमी है, इस वजह से कोशिश की कमी पर आरोपण कर रहे हैं। ये थे आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के पेपर 1 के। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत करोगे तो असफलता नामक बीमारी मारने की सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा आप कोई सी दवा नहीं है असफलता को मारने के लिए। तो मेहनत कर, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। रेगुलरली वीडियो आते रहेंगे।